आज के इस क्लास में हम कुछ ग्रंथियों पर चर्चा करेंगे जो जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इनमें से कुछ ग्रंथियां निम्न हैं। जैसे पहली है शुक्राशय या सेमिनल वेसाइकिल। देखिए, शुक्राशय जो ग्रंथि है यह नर जनन ग्रंथि है जो नर जनन तंत्र में स्थित होती है, जो जनन प्रक्रिया में सहायता करने का कार्य करती है। देखिए, यह मूत्राशय के पीछे स्थित द्विपाली संरचना होती है। जो शुक्राशय है यह मूत्राशय के पीछे स्थित होती है, जो द्विपालित अर्थात दो पालियों में बटी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो ग्रंथिल होती है, अर्थात ग्रंथियों जैसे संरचना से बनी होती है, जिनसे एक द्रव स्रावित होता है, निकलता है, जो कैसा होता है, स्वभाव में चिपचिपा होता है। यह जो द्रव होता है अर्थात शुक्राशय ग्रंथि से निकलने वाला जो द्रव होता है वह वीर्य का, सीमेन का या शुक्रिय द्रव्य का लगभग 60% भाग बनाता है। इस स्राव में, इस द्रव्य में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें से फ्रक्टोज शर्करा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, सेमिनोजेलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये मुख्य रूप से पदार्थ उनमें पाए जाते हैं। सेमिनोजेलिन जो होता है वह वीर्य को गाढ़ा करने का कार्य करता है, अर्थात शुक्राशय द्रव्य में पाए जाने वाला जो सेमिनोजेलिन होता है वो क्या करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है। और जो फ्रक्टोज होता है, तो आप जानते हैं फ्रक्टोज क्या एक शर्करा है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का क्या कार्य है, ये एनर्जी देना। तो ये क्या करते हैं, फ्रक्टोज शर्करा जो होते हैं वो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे वह एनर्जेटिक होकर के क्या करते हैं, गति करते हैं, मूव करते हैं, और शुक्राणु स्वभाव में गतिशील होते हैं। अब आपका अगला ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये भी एक नर जनन ग्रंथि है जो नर जनन तंत्र में पाई जाती है। अब देखिए, मूत्राशय के आधार पर कई पिंड से बनी हुई संरचना होती है, जो आपस में मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। ये हल्का अम्लीय सफ़ेद, अर्थात ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, तो देखिए मूत्राशय के आधार पर कई पिंड जैसे, कई टुकड़ों जैसे संरचनाओं से बनी हुई एक संरचना होती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। और यह प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, अम्लीय सफ़ेद रंग का तरल या स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से वीर्य का कितना 25 से 30% भाग बनाता है। अब देखिए, इसमें कुछ रसायन भी पाए जाते हैं। कुछ रसायन भी क्या होते हैं, वीर्य में इसमें कुछ रसायन पाए जाते हैं जो वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं, अर्थात वीर्य को इस शुक्रिय द्रव्य को क्या करते हैं, स्कंदित होने से रोकते हैं, जिससे इसके अंदर पाए जाने वाले शुक्राणु गतिशील बने रहें और अंडाणु से शुक्राणुओं का निषेचन की संभावना बनी रहे। अब अगला है आपका तीसरा काउपर्स ग्रंथि। देखिए, काउपर जो ग्लैंड है ये भी क्या करता है कि जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। देखिए, काउपर ग्रंथि को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए, काउपर्स ग्रंथि जो होती है उसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होता है। यह ग्रंथि पारदर्शक क्षारीय द्रव्य का श्रावण करता है। जो ये ग्रंथि होता है अर्थात काउपर्स ग्रंथि होता है वो एक पारदर्शक क्षारीय द्रव्य का श्रावण करता है, जो लैंगिक संवेदना के दौरान क्या करता है, शीर्ष से बाहर निकलता है। अर्थात काउपर्स ग्रंथि से बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से एक पारदर्शक क्षारीय द्रव्य निकलता है, जो लैंगिक संवेदना के समय क्या करता है, शीर्ष से बाहर निकलता है। अब अगला ग्रंथि है पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि भी क्या है, सभी ग्रंथियों के जैसे एक नर जनन ग्रंथि है। यह विशिष्ट गंधयुक्त, यह जो पेरिनियल ग्रंथि होता है ये भी कुछ विशिष्ट
पदार्थों का स्राव करता है, रसायनों का स्राव करता है, जो जनन कार्य में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो पेरिनल ग्लैंड होता है ये कहाँ पाया जाता है, मलाशय के पास स्थित होता है, अर्थात यह मलाशय के पास स्थित होता है। अगला टॉपिक है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए फिलहाल अभी तक तो हमने क्या किसके बारे में पढ़ा कि जो क्या है नर जनन तंत्र से के अंतर्गत जो अंग हैं और ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, जो जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब हम जानेंगे आगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, शुक्र जनन क्या है। तो देखिए वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है। अर्थात जब वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो शुक्राणुओं का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो किशोरावस्था के समय ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, शुक्र जनन की प्रक्रिया है, वो कब स्टार्ट हो जाती है, किशोरावस्था जैसे ही प्रारंभ होता है। और अवस्थाओं के बारे में तो आप जानते हैं कि बाल्यावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, शैशवावस्था क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही किशोरावस्था बच्चे में शुरू होती है, वैसे ही क्या होता है, इस शुक्राणुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और यह प्रक्रिया जो होती है कुछ लैंगिक हार्मोन्स के प्रेजेंस में होती है। जैसे एक है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन GnRH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक एंड्रोजन्स है। अर्थात इन लैंगिक हार्मोन्स के प्रेजेंस में यह प्रक्रिया होती है। अब आगे है शुक्र जनन प्रक्रिया को देखिए। अब जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है अर्थात वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो निम्न 3 चरणों में पूरी होती है। निम्न 3 चरण में पूरी होती है। पहला गुणन प्रवस्था है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। दूसरा है वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज। तीसरा है परिपक्वन प्रवस्था, मैचुरेशन फेज। अब देखिए गुणन प्रवस्था में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि ये शुक्र जनन नलिकाएँ होती हैं। तो शुक्र जनन नलिकाएँ जो होती है उनका जो जनन एपिथेलियम की कोशिकाएँ होती हैं वो समसूत्री विभाजन द्वारा, अब समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन आपको पता होगा कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कायिक कोशिकाएँ भाग लेती हैं। अर्थात इनमें जो कोशिकाएँ विभाजित होती हैं तो इनसे एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। और जो जनक कोशिका होती है और संतत कोशिका होती है तो इनमें गुणसूत्रों का जो संख्या होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। अर्थात और जो पुत्री कोशिका होती है, संतत कोशिका होती है, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसके मातृ कोशिका के, जनक कोशिका के बिल्कुल क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। इसलिए इसको तो देखिए कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो भी कोशिकाएं संतत कोशिकाएं बनती हैं तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या उसके मातृ कोशिका के बिल्कुल समान होती है। अर्थात इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन इसके विपरीत जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो अपनी मातृ कोशिका के आधी हो जाती है। तो जो समसूत्री विभाजन करते हैं अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, मातृ कोशिका में जितनी होती है उतनी पुत्री कोशिका में होती है। तो जो शुक्र जनन नलिकाओं की जो जननी के एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती हैं, शुक्राणु जन कोशिका जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। अब देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं वे क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अर्थात जितनी गुणसूत्र इनके मातृ कोशिका में होते हैं उतने ही इनके पुत्री कोशिकाओं में भी बनते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है जो द्विगुणित होती हैं, 2n डिप्लॉयड अवस्था में होती हैं। अब अगले प्रवस्था में क्या होता है, वृद्धि प्रवस्था में कि जो ये स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुजन कोशिकाएं होते हैं तो इनमें पोषक पदार्थ के कारण जो पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं इनके प्रेजेंस में ये स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अर्थात आकार में वृद्धि कर लेते हैं। इनसे पोषण प्राप्त करके जो आगे चल करके क्या करते हैं, किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स से, अर्थात प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं कि वृद्धि करके पोषण प्राप्त करके आकार में वृद्धि कर लेते हैं, जो आगे चलकर किस रूप में किस नाम से जाने जाते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब तीसरे
फेज में क्या होता है, परिपक्वन प्रवस्था जिसको कहा जाता है, मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में भी बताया गया है कि जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनका जो गुणसूत्र होता है अपनी मातृ कोशिका का आधा रह जाता है, और इनके एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है 2 स्टेज में होता है, एक होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और एक होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में क्या होता है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं, जिसे द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। अब देखिए ये जो होती है अवृत होती है, अर्थात इनमें गुणसूत्र जो होता है आधा रह जाता है, इसलिए ये द्विगुणित कोशिका से अवृत कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखिए ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं तो फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन इनमें होता है तो ये क्या करती हैं, शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कितने 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। अर्थात एक बार प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जब अर्धसूत्री विभाजन करता है तो 2 क्या बनाता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनाता है। फिर ये दोनों द्वितीयक शुक्राणु कोशिका पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय से विभाजित होते हैं तो 4 क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। अब देखिए ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये अचल होते हैं, अर्थात अगतिशील होते हैं। अब जब शुक्र कायांतरण होता है तो शुक्र कायांतरण या शुक्र जनन क्रिया द्वारा ये अचल जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो चल शुक्राणु बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात इन स्पर्मेटिड्स से शुक्र कायांतरण या शुक्राणु जनन द्वारा क्या बनते हैं, चल शुक्राणु बनते हैं। और ये चल शुक्राणु क्या होते हैं, बनने के पश्चात सर्टोली कोशिकाओं में क्या होते हैं, स्थापित हो जाते हैं, अंत स्थापित हो जाते हैं, अर्थात उसमें संचित होने लगते हैं। सर्टोली कोशिकाओं में इनका संचय होने लगता है। अब जैसे समय समय पर शुक्राणु की आवश्यकता होती है ये शुक्राणु मुक्त होकर के शुक्रवाहिनी में पहुँचते रहते हैं। शुक्राणुओं का जो सर्टोली कोशिकाओं में शुक्रजनन नलिका, अर्थात शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनन नलिका में मुक्त होने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन कहा जाता है। अर्थात शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनन नलिका में मुक्त होने की जो प्रक्रिया है उसी क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है वृषण के कार्य। अब देखिए वृषण के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है कि वृषण में जो जनन कोशिकाएं होती हैं तो उन्हीं से शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु का। अब देखिए वृषण का पहला कार्य है, अभी जस्ट हम लोग वृषण के बारे में जो बताए थे कि वृषण में ही शुक्राणु जनन क्रिया या शुक्र जनन क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण का मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा है कि वृषण के अंदर जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं तो ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, शुक्रजन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, उनको पोषण देने का कार्य करती हैं, उनका पोषण करती हैं। अगला है कि वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं उनसे नर हार्मोन स्रावित होता है, जो नर हार्मोन क्या करता है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में क्या होता है, सहायता करता है या उसके विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। इस प्रकार से वृषण के 3 मुख्य कार्य हैं। एक है कि जनन, वृषण में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा है कि वृषण की जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वह शुक्रजन तथा शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। तीसरा है कि वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं हैं जिनसे नर हार्मोन स्रावित होता है तो यह नर हार्मोन मुख्य रूप से क्या करता है कि इनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करते हैं। इसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है।